हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे एक नया चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला इन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला का आप सभी ने नाम सुना ही होगा। इनका एक फ़ोटो दे रखा है इधर। इनकी ऑटोबायोग्राफी थी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उस ऑटोबायोग्राफी में से एक एक्सट्रैक्ट, कुछ अंश इस चैप्टर के रूप में दिया गया है आप सभी को। नेल्सन मंडेला कौन थे? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक सिस्टम था अपार्थाइड का। अपार्थाइड क्या होता है? अपार्थाइड का मतलब एक इस तरह का भेदभाव, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो कि कलर बेसिस पर हो। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पर बैठने की जगह है, वहाँ पर लिखा गया है वाइट्स ओनली, मतलब सिर्फ गोरे लोग ही बैठ सकते, इस पर काले लोग नहीं बैठ सकते। इस तरह का भेदभाव, और ये भेदभाव इतना बड़ा था कि बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक फ्रीडम जो होनी चाहिए थी वो भी ब्लैक पीपल को नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी समय से चला आ रहा था। गोरों का काले लोगों पे अत्याचार, वो सफरिंग काफ़ी ब्लैक पीपल ने वहाँ पर देखी है। और सिस्टम प्रोमिनेंटली कहाँ था? साउथ अफ्रीका में था। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू रेस। तो अपार्थाइड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम हो गया था वहाँ पर जहाँ पर लोगों को अलग कर दिया जाता था। किसके अकॉर्डिंग? उनके रंग के अकॉर्डिंग, उनकी रेस के अकॉर्डिंग। उनकी रेस कैसी थी? काले कलर के होते थे वो लोग। इस तरह से उनको समझा जाता था कि नहीं, ये तो हमारी बराबरी नहीं कर सकते किनकी? गोरे लोगों की। तो इस तरह से उनसे स्लेवरी कराई जाती थी, उनसे बहुत सारे काम करवाए जाते थे, उनको अपने नीचे समझा जाता था। उनको ये माना जाता था कि जो ब्लैक पीपल है वो बड़े पदों पर नहीं बैठ सकते, बड़े काम नहीं कर सकते, उनको सिर्फ एज ए सर्वेंट ही रखा जा सकता है, उनसे सिर्फ एक अपनी सेवा ही कराई जा सकती है। इस तरह का भेदभाव, इस तरह का रंग भेद, इसे हिंदी में बोलेंगे रंग भेद। और ये भेदभाव कहाँ था? साउथ अफ्रीका में था। इसे बोलते हैं अपार्थाइड सिस्टम। Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना ही होगा। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसमें मंडेला अपना काम किया करते थे। और इस पार्टी का नाम क्या है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जैसे हमारे इंडिया में भी पार्टीज होती है। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ किसके साथ लड़ते हुए निकाल दी? अपार्थाइड सिस्टम के लिए निकाल दी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। और मंडेला ने लगभग 30 साल, बहुत बड़े होते हैं 30 साल, अपने जीवन के 30 साल उन्होंने किस में निकाल दिए? जेल में निकाल दिए। फाइनली अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और आखिरकार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस लड़े गए। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में 1994 में। पहली बार ऐसा क्यों? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्यों बोला गया है? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का मतलब होता है जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सके, ब्लैक भी, वाइट भी, हर तरह के लोग, हर तरह रेस के लोग। इस तरह से फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस किए जा सकते। इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन, द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी? चेक योर गेस विद द न्यूज फ्रॉम बीबीसी। बीबीसी कौन है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ 10 मई 1994। ये जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट मतलब एक अंश लिया गया है उनकी ऑटोबायोग्राफी से, जिसका नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें मंडेला किसके बारे में बताते हैं? हिस्टोरिक ओकेशन। हिस्टोरिक ओकेशन कौन सा है? द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन क्या है? यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह। जैसे कि कोई नेता चुनाव जीत जाता है तो उसका शपथ ग्रहण समारोह होता है ना, उसी तरह से शपथ ग्रहण समारोह को यहाँ नाम दिया था मंडेला ने, द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग तो होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, शुभारंभ करना, उद्घाटन समारोह, जिसे हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो स्पीच दी थी, उनके बारे में जो न्यूज़ छपा था 10 मई को 1994 बीबीसी में, वो यहाँ पर उसका एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है। और न्यूज़ क्या थी? मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला क्या हो चुके हैं? साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं कितने सालों बाद? लगभग 300 ईयर्स आफ्टर। 3 centuries मतलब 300 ईयर्स, मतलब वाइट रूल वहाँ पर था कितने सालों तक था? 3 सालों तक, सॉरी 300 ईयर्स तक। 300 ईयर्स तक वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम था,
ब्लैक पीपल जो थे उनके साथ बहुत सारा ऑपरेशन झेला उन्होंने, सफरिंग्स झेली है, सर्विंग करी है वाइट लोगों की। इस तरह से इनकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब रही थी लगभग 300 सेंचुरीज तक। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि इनकी पार्टी कौन है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने कितनी सीटें जीती इस फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में? 252 आउट ऑफ 400। 400 सीटों में से इन्होंने जीत ली 252, जो कि मेजोरिटी से ज़्यादा होती है। मेजोरिटी कितने में आएगी? 200 सीट्स में, लेकिन इन्होंने कितनी जीती? 252। तो ये मेजोरिटी मार्क इन्होंने क्रॉस कर लिया था, जिसका मतलब ये होता है कि मंडेला को वहाँ अपनी कार्यभार संभालना पड़ेगा। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस उनकी पार्टी जीत चुकी है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन एम्पी थिएटर प्रिटोरिया टुडे। प्रिटोरिया क्या है? कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, और वहाँ पर एक एम्पी थिएटर मतलब एक ऐसी जगह होती है जिसमें छत नहीं होती, लेकिन एक स्टेडियम टाइप होता है बीच में, जहाँ आसपास बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। इस तरह से एम्पी थिएटर होता है। इनॉग्रेशन सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण समारोह जो था वो कहाँ पर हुआ? यूनियन बिल्डिंग्स, जहाँ पर यूनियन बिल्डिंग्स थी एम्पी थिएटर की, एम्पी थिएटर में, प्रिटोरिया में। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और एक किन लोगों ने अटेंड किया था? बहुत सारे लोगों ने, पॉलिटिशियंस, राजनेता लोगों ने, डिग्निटरीज मतलब पदस्थ संस्थान, मतलब कि जो प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं, कहीं ना कहीं पावरफुल लोकेशंस पे पावरफुल पोजीशन हेल्ड करते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री में, वो लोग आए थे इस शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड करने। वो कितने कंट्रीज से आए थे? 140 कंट्रीज से आए थे। वहाँ पर इनका सेंटेंस था जो कि बीबीसी के इस आर्टिकल में लिखा गया था, ये आपको आगे भी चैप्टर देखने में मिलेगा। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। वो अपने भाषण में क्या बोलते हैं कि ये जो देश है हमारा, जो ब्यूटीफुल लैंड है, यह कभी भी ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब किसको प्रताड़ना देना, किसके साथ कुछ गलत करना, किसका शोषण करना, यह कभी कोई नहीं कर पाएगा इस जगह पर, इस खूबसूरत जमीन पर। जुबिलेंट इंसेंस ऑन स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। जुबिलेंट मतलब खुशी भरे आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे कहाँ पर? प्रिटोरिया की गलियों में। फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। ब्लैक लोग, वाइट लोग मतलब गोरे लोग, काले लोग, कलर्ड, कलर्ड से यहाँ मतलब रंग बिरंगे लोग नहीं, कलर्ड से यहाँ मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ रेसेस, अलग अलग रेस के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग क्रीड के लोग, सब साथ में मिलकर क्या मना रहे थे? ये उत्साह मना रहे थे कि पहली बार वहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन दिए गए, पहली बार वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मेन, आदमी, बच्चे, औरतें सभी आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? खुशी से नाच रहे थे। यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, आपको मैच करना है। चलिए अब चैप्टर की शुरुआत होती है। 10th मई dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. यहाँ पर बोला गया है कि 10 मई जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत दिन निकल के आया। ब्राइट एंड क्लियर, डाउन मतलब उदय होना। 10 मई की जो सुबह है वो बहुत ही शानदार थी, बहुत ही खुशनुमा थी। आसमान जो था वो साफ था, सूर्य जो है बहुत अच्छे से चमक रहा था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैव बिन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटीज। और लास्ट के कुछ दिनों में, पिछले कई दिनों से मैं जो हूँ किन लोगों से घिरा हुआ हूँ? डिग्निटरीज। बिसीज मतलब घिरा होना, डिग्निटरीज मतलब पदस्थ संस्था, मतलब जो उच्च पावरफुल लोग थे, बड़े बड़े लोग थे जिनके पास पावरफुल कोई ना कोई पावरफुल पोजीशन थी, उन लोगों के साथ ये घिरे हुए थे, मतलब उनकी बातचीत चल रही थी काफ़ी दिनों से। एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनोग्रेशन। बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स, राजनेता लोग जगह जगह की कंट्रीज से आ रहे थे, उनको क्या दे रहे थे? अपने रिस्पेक्ट दे रहे थे बिफोर द इनोग्रेशन। इनोग्रेशन मतलब शपथ ग्रहण समारोह से पहले। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल। और ये जो शपथ ग्रहण समारोह में जो लोग आ रहे थे, ये अभी तक के सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग, गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना, अभी तक के सबसे बड़ा एक ऐसा प्रोग्राम था, एक ऐसा सेलिब्रेशन था, एक ऐसा ऑर्गेना मतलब ऐसा क्या कह सकते हैं, कुछ स्पेशल इवेंट कह सकते हैं, जहाँ पर इतने सारे लोग जगह जगह से बड़े बड़े देशों से यहाँ पर आ रहे थे, और ये पहली बार ऐसा हुआ था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन ऑफ एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन द प्रिटोरिया। जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, जो सेरेमनी थी वो सैंडस्टोन एम्पी थिएटर
में रखी गई थी। एम्पी थिएटर हमने ऊपर देखा ही था, जो कि सैंड स्टोन से बना था। यहाँ पर सेरेमनी, सारे सेलिब्रेशंस यहीं रखे गए थे, यहाँ पर ही शपथ ग्रहण समारोह होना था। कहाँ पर था ये? प्रिटोरिया में था। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन सीट फॉर वाइट सुप्रीमेसी। और दशकों तक, डेकेड्स मतलब अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, दशकों तक, कई सालों तक ये जो सीट थी, ये जो पोजीशन थी जहाँ पर बड़े बड़े लोग आके शपथ लेते थे, ओथ लेते थे और राज करते थे, ये किसकी सीट हुआ करती थी? वाइट सुप्रीमेसी की। मतलब कि गोरे लोगों का शासन हुआ करता था, ब्लैक्स को यहाँ पर कोई पावर नहीं दी जाती थी। पर आज, बट नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन नेशनल गवर्नमेंट। लेकिन आज यहाँ पर जगह जगह से बहुत सारे लोग आए हैं। रेनबो गैदरिंग से मतलब है यहाँ पर कि आसमान में कोई रेनबो नहीं आया है। यहाँ से मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग कलर्स के, ब्लैक, वाइट और अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर आए हैं और सब एक जैसे इस चीज़ों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन नेशनल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक मतलब जो बिल्कुल लोगों द्वारा चुनी गई है, सभी लोगों को समान रखते हुए। ब्लैक ने भी वोट किया है, वाइट ने भी वोट किया है, अलग अलग कास्ट के लोगों ने वोट किया है। और नॉन रेशल गवर्नमेंट मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो किसी पर्टिकुलर रेस को सपोर्ट करे। ऐसा नहीं है कि ब्लैक प्रेसिडेंट है तो वाइट के साथ अब अत्याचार करेंगे, वाइट का ऑपरेशन करेंगे, ऐसा नहीं है। नॉन रेशल का मतलब होता है सबको इक्वल रखना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, किसका ऑपरेशन नहीं करना। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जेनानी। और उस दिन, उस बसंत के प्यारे से मौसम में मेरे साथ कौन था? अकम्पेन्ड बाय मतलब साथ होना, इनकी डॉटर जेनानी। ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब ये देखा ही होगा आप सबने। सबसे पहले पोडियम पर मिस्टर दे क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्worn इन एज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहले जिन्होंने शपथ ली, सबने पहले जिन्होंने स्worn इन किया, वो कौन थे? सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। पहले होगा प्रेसिडेंट, फिर होगा डिप्टी प्रेसिडेंट, फिर होगा सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो पहले जो शपथ ली वो इन्होंने ली, इसके बाद ये लेंगे, इसके बाद प्रेसिडेंट जो कि है नेल्सन मंडेला लेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने शपथ ली वो थे सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, और वो कौन थे? मिस्टर डे क्लर्क। इसके बाद किन्होंने शपथ ली? सेकंड नंबर पे थाबो म्बेकी वॉज स्worn इन एज अ फर्स्ट ड्यूटी प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट ड्यूटी प्रेसिडेंट अब कौन बने? थाबो एम्बाकी। और इसके बाद इनकी बारी थी। फिर इन्होंने शपथ ली, आई प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे यहाँ भी शपथ होती है, आपने देखा ही होगा शपथ ग्रहण समारोह किसी सीएम का, किसी पीएम का, राष्ट्रपति का, वैसे ही वहाँ पर भी शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। इन्होंने शपथ ली, और काय की शपथ ली? टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैंने काय की शपथ ली कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बंधा रहूँगा, उसकी बात मानूंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ रिपब्लिक। और मैं अपने आप को न्यौछावर कर दूंगा, किसके लिए? अपने देश की भलाई के लिए, इसके लोगों के लिए। टू असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। वहाँ पर जितने भी लोग, जितने मेहमान इकट्ठे हुए थे और जो भी देश देख रहे थे लाइव टेलीकास्ट के जरिए, मैंने उन सभी को क्या कहा? ये कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू। यहाँ पर उनके भाषण का एक अंश दिया गया है, वो क्या है? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी। आज आज जब हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, हमारी प्रेजेंस यहाँ पर है, मैं किस चीज़ को एक देता हूँ? कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी। मैं उम्मीद की नई किरण देता हूँ, आशा की एक नई किरण देता हूँ इस नई नवजात लिबर्टी को। लिबर्टी मतलब आज़ादी। इस नई नवेली जो हमें आज़ादी मिली है, वाइट रूल से हमें आज़ादी मिली, इतने सालों से हम जो गुलामी करते आए हैं ब्लैक पीपल, हमें आज आज़ादी मिली। उस नई नवेली आज़ादी को मैं अश्योर करता हूँ कि ये ऐसी ही बनी रहेगी। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। किससे निकल कर आए हम, किससे हमें आज़ादी मिली है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो कि थी गुलामी की, वाइट लोगों द्वारा ब्लैक लोगों के ऊपर अत्याचार करना, उनसे स्लेवरी करवाना। तो इतने सालों की जो गुलामी थी उसे कहा गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ये क्या था? मानव द्वारा, ह्यूमन द्वारा जनरेट किया गया एक डिजास्टर, एक बहुत ही बड़ी क्या कह सकते हैं, डिजास्टर, प्रॉब्लम, जो कि इतने सालों तक ये फेस करते रहे। डेट लास्टेड टू लॉन्ग, और सच में बहुत लंबी चली। कितने सालों तक चली? 300 ईयर्स तक। मस्ट बी
बोर्न अ सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और अब जो ह्यूमैनिटी निकल के आई है, एक सोसाइटी निकल के आई है इस आज़ादी के बाद, ये एक ऐसी सोसाइटी होगी जिस पे सारी इंसानियत को क्या होगा, नाज होगा, प्राउड होगा। वी हु वर आउटलाउज नॉट सो लॉन्ग अगो। और ये बता रहे कि हम जो कि कुछ सालों पहले तक आउटलॉस थे, मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं हुई, अभी कुछ साल पहले की बात थी, हम क्या माने जाते थे, आउटलॉस। आउटलॉस मतलब ये उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पर ब्लैक पीपल को क्या किया जाता था, बाहर कर दिया जाता था हर चीज़ से, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। उन्होंने बहुत सारे क्या और इस सिस्टम के जरिए, इस अपार्थाइड सिस्टम के जरिए क्या हो गया था, साउथ अफ्रीका को भी बहुत सारी कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करती थी क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा ब्लैक्स के साथ शोषण होता था। तो इसीलिए क्या 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 कंसिडर किया जाता था, आउटलॉ, मतलब जात बाहर कह सकते हैं, देश बाहर कह सकते हैं। हैव टुडे बीन गिवन अ रेयर प्रिविलेज टू होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल। और आज हमें एक मौका मिला है, एक बहुत ही शानदार मौका मिला है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। और आज हम इतने सारे देशों को क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं हमारी अपनी ज़मीन पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो ये बता रहे कि मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी को धन्यवाद भी करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर आए हैं। और ये एक ऐसी कंट्री जो कि आउटलॉ नहीं थी कुछ समय पहले, इसको बाहर समझा जाता था, इसको एक ऐसी कंट्री समझा जाता था जो कि शोषण की निशानी बन चुकी थी। उस कंट्री में आप सभी का स्वागत है क्योंकि आज एक नई शुरुआत हुई है, एक कॉमन विक्ट्री हुई है, हम सभी की जीत हुई है। क्यों? क्योंकि ये जीत किसकी है, सिर्फ हमारी नहीं है, काले लोगों की नहीं है, ये जीत किसकी, सभी की। ये इंसाफ की जीत है, ये शांति की जीत है, ये इंसान के सम्मान की जीत है। डिग्निटी मतलब सम्मान। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अ पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। आखिरकार हमने हमारी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, आज़ादी, इमेंसिपेशन मतलब आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके ऊपर कोई जाति जुल्म नहीं है, कोई आपके साथ भेदभाव नहीं है, आप सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, आप सभी रिस्ट्रिक्शन से मुक्त हो जाते हैं, उसे बोलते हैं इमेंसिपेशन। तो आज हमने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने आज हमारी राजनीतिक आज़ादी पा ली है। और आज हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्स टू लिबरेट all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। यहाँ पर बोलते हैं कि आज हम शपथ लेते हैं हमारे खुद से कि हम उन सभी को मुक्त करेंगे जो कि किससे बंधे हुए हैं, गरीबी से बंधे हुए हैं, गरीबी के गुलाम हैं, किसी न किसी चीज़ से उनको वंचित कर दिया गया है, उनके पास बहुत सारी बेसिक नीड्स है वो नहीं है। सफरिंग, बहुत सारे लोगों से वो सफ़र झेला है उन्होंने, वाइट लोगों का सफ़र झेला है कि वो इतने पीछे हो गए कि समाज को उनको बेस लाइन में, समाज को उनको नॉर्मल लाइन में लाना पड़ेगा। जिन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और अदर काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद किया है कि नहीं ये तो लड़का है, ये तो लड़की है, इसके साथ ऐसा किया जाना चाहिए, और अदर तरह के डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो, चाहे कलर से रिलेटेड हो, हम इन सभी तरह के जो डिफ्रेंसिएशन है, सभी तरह के जो गुलामी है, सभी तरह के जो बॉन्डेजेस है, उन सभी से हम क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे, मतलब मुक्त करेंगे। और ये सेंटेंस वापस आया है, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और अब कभी भी नहीं, ये जो देश है, ये जो ब्यूटीफुल कंट्री है, हमारी ब्यूटीफुल ज़मीन है, ये कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगी, क्या एक्सपीरियंस नहीं करेगी, कि किसी एक के द्वारा दूसरे के साथ गलत किया जाए, किसी ए के द्वारा किसी बी के साथ गलत किया जाए, उसका शोषण किया जाए, उसको स्लेव बनाया जाए। इस तरह से अब कभी भी इस देश में, इस ब्यूटीफुल कंट्री में नहीं होगा। सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। और जो सूर्य है, अब कभी भी इस जो ह्यूमन अचीवमेंट है, इतनी प्यारी जो अचीवमेंट हमें सक्सेस मिली है, इस पे कभी भी सन सेट नहीं होगा, सूर्यास्त नहीं होगा। मतलब ये ह्यूमन अचीवमेंट हम हमेशा बनाए के रखेंगे। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अमेरिका। और इसी तरह आज़ादी का राज चलेगा, रेन मतलब राज होना। तो इसी तरह से जो फ्रीडम है उसी का शासन चलेगा, और भगवान अफ्रीका को अपना आशीर्वाद दे। इसी के साथ उनकी स्पीच खत्म होती है और अपनी ऑटोबायोग्राफी को कंटिन्यू करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in a perfect formation over the Union buildings। और कुछ समय बाद ही, जब से इन्होंने भाषण दे दिया, भाषण के कुछ समय बाद ही क्या हुआ, जैसा कि आप 26 जनवरी में भी हमारी कंट्री में देखते होंगे,
आसमान में बहुत सारे जेट्स आते हैं, वो तरह तरह के क्या करते हैं, फॉर्मेशन बना के स्टंट दिखाते हैं। वैसे ही यहाँ पर सीन हुआ है कि कुछ समय बाद ही हमारे आसमान में जब निगाहें पड़ी तो हम आश्चर्य से देखने लगे, और वो मतलब आश्चर्य से, सरप्राइज में ब्यूटीफुल सीन देख के जो मुंह खुला रह जाता है उसे बोलते हैं आओ। ऐसे स्पेक्टिकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, वो आसमान में जब हमने देखा कि साउथ अफ्रीकन जेट्स इतने बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से वो आ रहे हैं और अपने स्टंट दिखा रहे हैं, और फॉर्मेशन बना बना के स्टंट दिखा रहे हैं, कहाँ के ऊपर, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर जहाँ पर वो प्रोग्राम हो रहा था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, आपने देखा होगा कितने बिल्कुल सुई की नोक के जितने बारीकी से ये स्टंट दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं पिन पॉइंट प्रिसीजन, मतलब बारीकी से स्टंट दिखाना कि हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सिर्फ डिस्प्ले नहीं था कि वो स्टंट कर रहे हैं, अपना करतब दिखा रहे हैं, पिन पॉइंट प्रिसीजन दिखा रहे हैं या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाना चाह रहे हैं, बात ये नहीं है। बात क्या है, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। यहाँ पर दिखा रहे हैं कि बात उनका स्टंट की नहीं है, बात है उनकी मेहनत की, बात है उनकी लॉयल्टी की, जो वो दिखा रहे हैं किसको, अपने देश के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट डेट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। वो अपना जो स्टंट है, वो स्टंट के साथ साथ दिखा रहे अपना भाव, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, वो इन जेट्स के जरिए स्टंट दिखाते हुए कि वो इस देश को अपना लॉयल्टी बता रहे हैं, और साथ ही दिखा रहे अपनी रिस्पेक्ट इस देश के प्रति, इस न्यू गवर्नमेंट के प्रति, जो कि अब क्या है, फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ वाइट्स को ही मौका दिया जाता था इलेक्शन लड़ने का, वो ही प्रेसिडेंट बनते थे या वो ही गवर्नमेंट चलाते थे। पर अब क्या है, अब फ्रीली फेयरली इलेक्शन हुए हैं, और जिससे कौन चुन के आए हैं, नेल्सन मंडेला, उनकी पार्टी जीत कर आई है। तो ये जो गवर्नमेंट है ये फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड है, जो इनको रिस्पेक्ट दी जा रही है, वो सिर्फ स्टंट नहीं है, वो क्या है, उनकी लॉयल्टी है। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by. और कुछ ही मोमेंट्स पहले उनको क्या दिया गया था, उनके जो हाईएस्ट जनरल, मतलब जो सेनापति होते हैं, जनरल्स होते हैं आर्मी के, डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, उनके चेस्ट बिडिक्ट, बिडिक्ट मतलब उनके चेस्ट पे सजावट होना, भरे होना, किससे भरे थे, मेडल से, रिबन से। क्यों, क्योंकि उनके बहुत सारे सम्मान दिए गए थे, और उन्होंने क्या किया, इनको सैल्यूट किया, उनकी लॉयल्टी बताई। तो वो आते हैं, अपना सम्मान लेते हैं, मेडल्स लेते हैं, और प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं, वो प्लेज लेते हैं उनकी लॉयल्टी की। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. पर यहाँ पर बोल रहे कि मैं भूला नहीं हूँ, मैं इस बात से अनजान नहीं हूँ कि कुछ सालों पहले ये लोग जो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, ये सैल्यूट नहीं कर रहे थे, बल्कि मुझे क्या कर लेते, अरेस्ट कर लेते। क्यों, वो आगे समझेंगे क्यों बोलना चाह रहे हैं। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स अ स्मोक ऑफ ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और फाइनली क्या होता है, शेवरन मतलब इस तरह से फॉर्मेशन होना, इस तरह से बहुत सारे इम्पाला जेट्स आते हैं, और वो उनके पीछे जो धुआं होता है वो छोड़ के जाते हैं। ठीक है, वो स्मोक जो था, वो जो धुआं था, वो किस कलर का था, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर का। इससे क्या बताना चाह रहे थे, न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, ये होता है साउथ अफ्रीकन फ्लैग। इस तरह से हवा में स्टंट दिखाते हुए एक फ्लैग बना रहे थे साउथ अफ्रीका का। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अरेस्टेड में से यहाँ क्या मतलब है, कि अभी तो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लेकिन कुछ समय पहले ये जो जनरल्स थे, ये क्या थे, किसके अंडर ऑर्डर का फॉलो करते थे, वाइट लोगों का। और मान लो इन्होंने कुछ अनशन कर दिया, कुछ भी, मान लो इन्होंने एक्शन लिया अपनी लिबर्टी के लिए, क्योंकि क्रांतिकारी थे, तो जाहिर सी बात है, जिस तरह हमारे यहाँ भी जब ब्रिटिश लोग क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लेते, तो इसी तरह यहाँ भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो लोग आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, ये कुछ समय पहले मुझे अरेस्ट कर लिया करते थे। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग इन कोसी सिक्लेल आई अफ्रीका। यहाँ पर बता रहे कि ये जो दिन है मेरे लिए एक सिम्बोलाइज्ड हो चुका है, मेरे दिमाग में बैठ चुका है कि कितना खास है ये दिन। क्यों, क्योंकि इस दिन टू नेशनल एंथम्स गाए गए। पहला नेशनल एंथम क्या था, वाइट्स का था, नकोसी सिक्लिन आई अफ्रीका, ये उनका नेशनल एंथम है, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टिम। ये दोनों तरह के जो नेशनल एंथम है वो गाए जा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. डिस्पाइज मतलब किससे घृणा करना, कौन घृणा करता था, डाई स्टिम वाले जो नेशनल एंथम, ये पुराना नेशनल एंथम हुआ करता था अफ्रीका का। लेकिन वाइट लोग क्या करते थे, वाइट जब सुप्रीमेसी हुआ करती, जब लोग गुलाम थे, तब इसको गाना बंद करवा दिया था, तो बहुत सारे लोग इसको भूलते जा रहे थे। तो यहाँ पे बोलते हैं कि एक टाइम पे जब इस डाई स्टिम को भुला दिया गया था,
इससे हेट करी जाती थी वाइट लोगों द्वारा, पर अब जो है ये धीरे धीरे इसके वर्ड बाय वर्ड समझ जाएंगे, जान जाएंगे। यहाँ पे दो अफ्रीकन नेशनल एंथम्स गाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि वाइट लोग ये गा रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि सच में नॉन रेशियल है। ऐसा नहीं है कि ये जब जैसे ही अपने शासन में आए, जैसे ही रूलिंग पार्टी में आए ब्लैक लोग, तो इन्होंने वाइट लोगों का भी जो था वो बंद करा दिया। नहीं, यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि हम वाइट जैसे नहीं हैं। उन्होंने ब्लैक्स पर इतना शोषण किया, तो अब हम जब पावर आएंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जो उन्होंने हमारे साथ किया हम भी वैसे उनके साथ करें। नहीं, हम उनको भी मौका देंगे, क्योंकि हमारी क्या है, नॉन रेशियल गवर्नमेंट है। नॉन रेशियल का मतलब क्या होता है, किसी भी कलर। रेशियल ये भी हो जाएगा, अगर ब्लैक पीपल वाइट लोगों के अत्याचार कर रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वाइट लोगों के साथ भी उनको भी मौका दे रहे हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था उस दिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात मुझे पता थी कि हिस्ट्री में हमारे साथ क्या हुआ है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, फर्स्ट डिकेड 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड क्या होगा, 1901 से लेकर 1910 तक, ये कहलाएगा फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बॉय वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, कुछ सालों के बाद, कब के बाद, एंग्लो बॉय वार जब हुआ उसके कुछ सालों बाद, और कुछ साल किससे पहले, मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। जो वाइट स्किन पीपल थे, मतलब जो गोरे लोग थे, उन्होंने अपने जो काले लोग थे उनके साथ क्या किया, डिफरेंसेस मतलब भेदभाव कर लिया उनसे, कि नहीं हम तो एक ऊपर जाति के लोग हैं, इनसे इनसे सुपीरियर लोग हैं, ये हमारी सेवा के लिए बने हैं काले लोग। इस तरह का एक सिस्टम निकल के आया, एक जो अपार्थाइड के रूप में हमें देखने को मिला। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies of the world has ever known। और ये जो स्ट्रक्चर निकल के आया है अपार्थाइड का, ये अभी तक का बहुत ही हार्शेस्ट मतलब एक कड़वा सच था। मोस्ट इनह्यूमन मतलब निर्दयी कह सकते, इंसानियत से भरा हुआ नहीं था, इंसानियत ही नहीं थी इस पूरे सिस्टम में। और सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और इस तरह की सोसाइटी क्रिएट कर दी जो कि अभी तक किसके सामने देखने तक को नहीं मिली थी दुनिया में। तो काले लोगों के ऊपर जो गोरे लोगों ने अत्याचार किए उस सिस्टम की यहाँ पर बात करी जा रही है। एंड माई ओन 8 decades इज अ मैन, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th decade इज अ मैन। और अब जब हम लास्ट डिकेड है किसके, 20th सेंचुरी के, अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था 1994 की बात हो रही है इनोग्रेशन के टाइम की, तो हम लास्ट डिकेड में है किसके, 20th सेंचुरी के। और मेरा खुद का 80 डिकेड चल रहा है, मतलब 80 साल के, तो ये खुद भी हो चुके हैं। That system had overturned forever, replaced by one that recognized the rights and freedom of all people। और अब जो है वो सिस्टम क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है हमेशा हमेशा के लिए। वो किससे रिप्लेस कर दिया गया है, बाय वन रिकग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स। कि एक ऐसा सिस्टम उभर के आए जो सभी के राइट, सभी के हक, सभी की आज़ादी दी जाए। पीपल्स वर्ड जनरली यूज़ नहीं होता, पर पीपल वर्ड से यहाँ मतलब है अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्रीड के लोग, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ स्किन। अब यहाँ पर उनके जो स्किन का कलर था, चाहे काले लोग हो, चाहे गोरे लोग हो, चाहे उनका कोई सी भी जाति धर्म हो, उन सबसे ऊपर उठ के उन सभी को इक्वल राइट्स दिए गए, इक्वल फ्रीडम दी गई। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। और ये दिन जो आया है, ये जो आज़ादी हमें मिली है, ये उन सभी लोगों के सेक्रीफाइस से मिले जो हम सोच भी नहीं सकते। पीपल हुज सफरिंग एंड कवरेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। और उनकी जो सेक्रीफाइस है, उनकी जो सफरिंग है, उनका जो साहस है, वो करेज जो है, वो हम कभी भी रीपे नहीं कर पाएंगे, उनके गिन भी नहीं सकते कि उन्होंने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, और ना ही हम उनको चुका सकते हैं उनके सेक्रीफाइस, उनकी सफरिंग के बदले हम उन्हें कुछ दे सकते हैं। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all the African patriots who had gone before me। अब मुझे लगता है कि हमेशा की तरह जो भी लगता रहा कि मैं जो हूँ उन सभी लोगों का सम हूँ। सम मतलब कि मेरे से पहले आने वाले जिन भी लोगों ने स्ट्रगल किया है उन सभी का फल मेरे साथ मिला है। ऐसा नहीं है कि आप सभी लोगों को मेरी वजह से आज़ादी मिली है या एक अकेले इंसान की वजह से आज़ादी मिली। यहाँ पर ये कह रहे कि मुझसे पहले आने वाले या मेरे साथ जो भी सहभागी थे उन सभी के स्ट्रगल से, मेरे से पहले आने वाले और मेरे साथ साथ उन सभी के स्ट्रगल का क्या हूँ, मैं समअप हूँ, तब जाके मैं आज प्रेसिडेंट बन पाया हूँ। That long and noble line ended and now began again with me। और जो लंबी कतार जो कि मेरे से पहले आए हैं लोग जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, इस देश को बहुत कुछ दिया है,
वो नोबल लाइन यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि मेरे आगे भी आएगी, मेरे साथ शुरू भी होती है। I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices had brought. अब मुझे इस बात का दुख है, इस बात का दर्द है कि मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगा जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस किया है, इस देश की आज़ादी के लिए इतना कुछ किया है, अपार्थिव सिस्टम हटाने के लिए कई सालों तक उन्होंने सफरिंग झेली है। मैं उनका शुक्रिया नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो आज जीवित नहीं है, कि उनके सेक्रीफाइस जो लाए हैं इस देश को, उन्होंने जो दिया है वो खुद देखने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है, मतलब जिंदा नहीं है। इसीलिए ये बात सोचकर राइटर को, हमारे नेल्सन मंडेला को ये चीज़ सोचकर तकलीफ होती है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। और जो अपार्थाइड वाला सिस्टम था, इसने क्या किया, एक ऐसा घाव लगाया है अफ्रीका की कंट्री पे, इसके देश के लोगों में, कि वो शायद बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, उसके जो इम्पैक्ट है वो बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे। All of us will spend many years if not generation recovering from that profound hurt। और जो अपार्थाइड सिस्टम की वजह से हमने जो सफरिंग झेली है, हमारे लोगों ने जो सफरिंग झेली है, दुख झेला है, जो सर्विंग करी है, जो गुलामी करी है, इस गुलामी के दौरान जो हमें घाव मिले हैं, जो हमें सफरिंग मिली है, ये बहुत लंबे टाइम तक हमारे दिलो दिमाग में रहेगी। अगर जनरेशन तक नहीं तो कुछ सालों तक तो रहेगी सही, और हमें इससे रिकवर होने में भी बहुत टाइम लगेगा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर unintended effect, that was that it produced Oliver Thambos, Walter Silsers and Chief Luthelius and the Yusuf Dados। और यहाँ पर आगे बोल रहे हैं कि ये जो दशकों तक, जो इतने सालों तक हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ अत्याचार हुए हैं, नाइंसाफ़ी हुई है, वो जो था उसका एक अनइंटेंडेड इफेक्ट भी था। अनइंटेंडेड इफेक्ट मतलब चाहा नहीं था, उन्होंने तो सफरिंग करी, जैसे कि हमारे यहाँ गुलामी हो रही, लेकिन उस गुलामी से, उस सफरिंग से कुछ महान लोग निकल कर आए हैं। और महान लोग कौन है, ये रहे आपके सामने। द मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये काफ़ी प्रोफाउंड लोग थे जिनकी तारीफ यहाँ पर मंडेला कर रहे हैं। ओलिवर थेम्बो हो गए, वोल्टर सिसुलू हो गए, चीफ लुथलुई हो गए, यूसुफ दादू हो गए, ब्राहम फिशर हो गए, रॉबर्ट सोबकवे हो गए। इन लोगों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इन्होंने कितने सारे सेक्रीफाइस किए हैं। करेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन। करेज, जो उनके पास साहस था, जो उनके पास बुद्धिमानी थी, जो उनकी जेनरसिटी इंसानियत थी, उनकी जैसी इंसानियत शायद कभी भी नहीं जानी जाएगी। उन्होंने इतनी इंसानियत, इतना साहस, इतना करेज दिखाया है। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character। बहुत ही अच्छी लाइन है कि शायद बहुत ज़्यादा किसके साथ स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा किसके साथ अगर गलत होता है, हमने देखा होगा किसकी लाइफ में, किसकी लाइफ तो पूरी स्ट्रगल से भरी है, उनके साथ बहुत कुछ लाइफ में गलत हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो एक महान इंसान निकल कर आए हैं। या तो हमारे साथ छोटा सा भी गलत हो जाता है तो हम बुरे इंसान बन जाते हैं, पर इनके साथ कई सालों तक गलत हुआ, लेकिन उसके बाद भी इनका जो कैरेक्टर है वो बुलंदियों को छुआ है। मतलब इनका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था, ये इतने महान इंसान बने इस स्ट्रगल से निकल कर। My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth, its people, finer truer than the purest diamonds। ये जानते हैं कि मेरी कंट्री में क्या है, मिनरल्स बहुत है, जेम्स बहुत है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे पता था कि इस कंट्री की जो सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी जो वेल्थ है, वो क्या है, इसके लोग हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो फाइनर ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। और यहाँ के जो लोग हैं बहुत साफ दिल के हैं, बहुत सच्चे इंसान हैं, जितना कि डायमंड भी नहीं हो पाता। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं साथियों की वजह, कॉमरेड्स मतलब उन्हीं की बात कर रहे हैं, इन साथियों की वजह से ही मैंने समझा है कि स्ट्रगल और करेज क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। मैंने देखा है, वो साहस देखा है, वो करेज देखा है, वो स्ट्रगल देखा है, वक्त वक्त पे देखा है कि किस तरह से कई लोगों ने, कई आदमियों ने, कई औरतों ने अपनी लाइफ को जो है रिस्क पे लगाया, दाव पर लगाया, उन्होंने अपनी लाइफ दे दी है। वो मर गए हैं किसके लिए, एक आइडिया के लिए। आइडिया कौन सा, फ्रीडम का, लिबर्टी का, इक्वलिटी का, कि एक ऐसी सोसाइटी, हम सम्मानजनक सोसाइटी बनाए, उसके लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो इस काम के लिए खड़े हुए हैं, इस आज़ादी के लिए खड़े हुए हैं, इस अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए खड़े हुए हों, कई सालों तक
वो टॉर्चर झेलते रहे, वो यातनाएं झेलते रहे विदाउट ब्रेकिंग, मतलब बिना टूटे, बिना रुके, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइंस इमेजिनेशन। उन्होंने इस हद तक इस नाइंसाफ़ी को झेला, इतना टॉर्चर झेला है, इसमें उनसे रिलेटेड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो खुद बन गए हैं जो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, जो सोचा भी नहीं जा सकता कि इतना स्ट्रगल, इतने पनिशमेंट, इतना टॉर्चर कोई कैसे झेल सकता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, I learned that courage was not absence of fear, but triumph over it. अब the brave man is not he who holds, not feel afraid, but he who conquers that fear. मैंने सीखा है, क्या सीखा है कि करेज जो है, साहस जो है, वो नहीं है कि किसी इंसान के अंदर डर नहीं है, बल्कि वो है कि उस डर को जीत ले जाए। कहने का मतलब है कि कोई कहता है कि मैं निडर हूँ, मैं बहादुर हूँ। बहादुर होने का मतलब ये नहीं होता है कि एक इंसान कि उसके अंदर कोई डर ही ना हो, कि मैं तो डरता ही नहीं किसी से, या मुझे डर नहीं लगता। वो बहादुरी नहीं है। बहादुरी क्या है, करेज क्या है, साहस क्या है, कि उस डर के ऊपर आप सक्सेस ले लो, उस डर को जीत लो। आप, क्या डर तो है, पर उस डर के ऊपर आपकी पावर चले। डर होने के बावजूद भी आपके अंदर वो हिम्मत हो, वो करेज हो कि नहीं, मैं ये काम करूँगा। वही क्या होता है, असली बहादुरी होती है, असली करेज होता है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। जो बहादुर इंसान है, जो ब्रेव मैन है, वो नहीं होता जिसको अफ्रेड मतलब डर नहीं लगता, बल्कि वो जो डर को जीत लेता है, वही बहादुर इंसान कहलाता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। यहाँ पर भी बहुत अच्छी लाइन कही गई है कि कोई भी इंसान जन्म के साथ किसी दूसरे इंसान को नफरत लेके पैदा नहीं होता। चाहे वो स्किन के कलर को लेकर हो, चाहे वो काले गोरों का भेद हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो रिलीजन का हो कि इस रिलीजन से हेट करो, ये रिलीजन अच्छा होता है, सिर्फ हमारा रिलीजन अच्छा है, किसी और रिलीजन के पीपल से हेट करो। ऐसा कोई भी इंसान जन्म के साथ ये माइंडसेट के साथ पैदा नहीं होता। फिर क्या होता है, ये जो सोसाइटी है, जो उसके आसपास के लोग हैं, जो वो देखता है अपने आसपास, उसी से वो चीज़ें सीखने लगता है कि नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, मुझे इससे दूर रहना है। या फिर किसी के बारे में वाइट वॉश कर देना, ब्रेन वॉश कर देना कि ये कम्युनिटी तो अच्छी नहीं है, ये अच्छी है। ये कोई जन्म से लेके पैदा नहीं होता, उसके आसपास वाले लोग, उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, उसके दिमाग में अच्छी चीज़ भी भर सकते हैं, अच्छी चीज़ें भी सिखा सकते हैं, तो बुरी चीज़ें भी सिखाई जा सकती है। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली ये भी कहा गया है कि अपना समाज, अपना जो माहौल है, अपने पेरेंटिंग है, उसको इतना अच्छा करो कि आपका जो चाइल्ड हो, आपकी जो सोसाइटी हो, आपके आसपास के जो लोग हो, वो ग्रेटेस्ट थिंकर बने, ग्रेटेस्ट ह्यूमन बने, उनके अंदर एक इंसानियत हो। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली देन द ह्यूमन आर्ट देन इट्स अपोजिट। यहाँ पर बताया जाए कि इंसान को हेट बताओ पहले कि हेट क्या होती है। लर्न टू हेट से यहाँ मतलब है कि जो लोग होते हैं उनको सीखना पड़ेगा कि हेट क्या होती है। जब वो पता चल जाएगा उनको कि हेट क्या होती है, तो उनके अंदर प्यार आ जाएगा, प्यार वो सीख जाएंगे। क्योंकि प्यार जो है नेचुरली आता है इंसान के दिल में, अपोजिट मतलब हेट के अलावा। जब आप किसी इंसान को बता दोगे कि गलत किया है, तो सही काम वैसे ही कर लेगा, क्योंकि आपको सही काम करने के लिए पहले पता होना चाहिए कि गलत काम क्या है। तो इंसानों को जब पता होगा कि ये काम गलत है, जब पता होगा किसी के साथ बुरा नहीं करना, जब पता होगा कि काले लोगों में भेदभाव नहीं करना, जब पता चलेगा उसको कि नहीं, काले लोग भी हमारे तरह ही होते हैं, उसके साथ गलत नहीं करना, ये रिलीजन भी हमारे तरह ही होता है, इसके साथ गलत नहीं करना, ना गलत सोचना, जब ये सिखाया जाएगा कि ये गलत बात है, तभी उसको पता चलेगा कि सही बात क्या है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, सही है या गलत। जब आपको पता होगा, आपको सिखाया जाएगा कि ये काम गलत है, तभी तो आप सही काम कर पाओगे। यही पर वो बात कहते हैं। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन आई माय comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. ग्रीमेस्ट टाइम्स मतलब सबसे बुरा समय हमारा जो चल रहा था जेल के अंदर, हमारे ऊपर यातनाएं की जाती थी, हमारे ऊपर हमें मारा जाता था, हमें, मुझे और मेरे साथियों को। पुश टू लिमिट्स मतलब हमें इतना तड़पाया जाता था कि हमें लगता था हम टूट जाएंगे। उस टाइम पर मुझे एक चीज़ दिखती थी जो कि मुझे एक उम्मीद देती थी। और क्या दिखता था इनको, कि बाहर जो गार्ड खड़ा होता था उसकी आंखों में कहीं ना कहीं ग्लीमर, एक शाइन दिखती थी। क्या, किस चीज़ की, दया की, ह्यूमैनिटी की, कि नहीं, ये जो हो रहा है वो गलत है। परहैप जस्ट फॉर सेकंड, भले ही एक सेकंड के ही उसके आंखों में दिखे कि इंसानियत दिखे, पर कहीं ना कहीं दिखती थी बाहर खड़े गार्ड के ऊपर के अंदर ऑफिसर्स जो हैं इन प्रिजनर्स के साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं। तो ये जो मंडेला देखते थे, ये इनको उम्मीद देती थी, लेकिन ये उम्मीद इनके लिए काफ़ी होती थी। रीअश्योर मी टू कीप गोइंग, ये उम्मीद इनको अश्योर करने के लिए कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, और कहीं ना कहीं ये मेरी मेहनत, मेरा जो स्ट्रगल है वो रंग लाएगी।
मेन्स गुडनेस इज अ फ्लेम डेट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। बहुत अच्छी लाइन बोली है कि इंसानियत, किसके दिल में अच्छाई जो है, इंसान के दिल में जो अच्छाई है वो कभी भी बुझ नहीं सकती। उसको छुपाया जा सकता है कुछ समय के लिए, हो सकता है वो अच्छाई जो है छुप जाए, पर कभी भी एक्सटिंग्विश मतलब उसे बुझाया नहीं जा सकता, उस अच्छाई को बुझाया नहीं जा सकता। हर एक इंसान के अंदर अच्छाई होती है, तो उस अच्छाई से उसका इंट्रोडक्शन करवाना, उसका परिचय कराना, उसे याद दिलाना जरूरी हो जाता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। और हर इंसान के ट्विन ऑब्लिगेशंस मतलब दो ऑब्लिगेशन, दो जिम्मेदारियां होती है, दो कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य कौन कौन से होते हैं? पहला कर्तव्य होता है उसकी फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसकी वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए, कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करे, अपनी वाइफ या हस्बैंड को सपोर्ट करे, अपने बच्चों को सपोर्ट करे, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। तो उनके जो एब्लिगेशंस, उनका जो कर्तव्य किसके लिए होता है? अपना कर्तव्य अपनी फैमिली के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी फैमिली के लिए। और साथ ही दूसरा ऑब्लिगेशन सेकंड क्या होता है? ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। दूसरा ऑब्लिगेशन उसके लोगों के लिए, उसके देश के लिए, उसके समाज के लिए होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दो ऑब्लिगेशन। लेकिन एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर सब कुछ सही है, तो हर इंसान ये दोनों ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए रेडी होता है, वो कर पाता है। टू इज ओन इंक्लाइनेशन एबिलिटी, जो भी उसके अंदर एबिलिटी होगी, जो भी उसके झुकाव होंगे, जो भी उसके रुझान होंगे, मन में जो इच्छा होगी, उस अकॉर्डिंग वो ये दोनों ऑब्लिगेशन पूरे कर लेता है, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति। लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ ऑफ कलर टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। लेकिन मेरे कंट्री में, मेरे जैसे इंसान के लिए ये दोनों ऑब्लिगेशन एक साथ पूरे करना लगभग इम्पॉसिबल था। और ऐसा क्यों? इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पुश्ड एंड आइसोलेटेड। लेकिन साउथ अफ्रीका में एक ऐसा मैन ऑफ कलर मतलब जो डार्क है या फिर काले लोग हैं, वो अगर जीना चाहता है एज ए ह्यूमन बीइंग, तो उसको क्या किया जाता था? पनिश। मतलब उनको फ्रीडम तो थी नहीं बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, तो उसे पनिश किया जाता था या फिर अपनी फैमिली से दूर कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home, was forced to live life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई इंसान अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए कुछ सोचता है कि नहीं मैं अपनी कंट्री को, अपने लोगों को आज़ाद करूँगा, तो उसको क्या करती है? वाइट पीपल जो है इस अपार्थाइड सिस्टम के चलिए उसको अपने लोगों से, अपने देश से या फिर अपने परिवार से अलग कर देते थे, सज़ा दे देते थे, तो वो अपनी फैमिली के प्रति वो ड्यूटी पूरी कर ही नहीं पाता था। तो एक ऐसी एग्जिस्टेंस है, ट्विलाइट मतलब एक पतली लकीर, जहाँ पे समझ ही नहीं आता था कि क्या किया जाए। एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन। ट्विलाइट का मतलब एक तो संध्या काल भी होता है, शाम के समय जो हल्की हल्की सूर्यास्त की रोशनी होती है उसे भी ट्विलाइट बोलते हैं, पर यहाँ पर मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन। एक सिक्रेसी और रिबेलियन। रिबेलियन मतलब जो भी आप किसी के खिलाफ आवाज़ उठाते हो, वहाँ पर ये सब चीज़ें मुश्किल हो जाती। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। लेकिन शुरुआत में मैंने कभी भी मेरे लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा, मतलब मेरी जो फैमिली है उसी को सब कुछ माना मैंने। बट इन अटेम्प्ट टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं लोगों को देखता रहा, उनकी कंडीशन देखी, तब मैंने पाया कि मुझे लोगों की, अपने देश की सेवा करनी जरूरी है। जब मैंने अपने देश की सेवा करनी शुरू करी, अपने समाज की सेवा शुरू करनी करी, तब क्या पाया मैंने? कि मैं जो हूँ, अपनी जो ऑब्लिगेशन है एज ए सन, ब्रदर एंड फादर एंड हस्बैंड, उसको मैं वंचित कर दिया गया, मुझे उससे दूर कर दिया गया। जैसे कि मान लो ये अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं कि यह पार्टी सिस्टम जो है गलत हो रहा है, किसी काले इंसान के साथ कुछ गलत हुआ है, ये उसके खिलाफ आवाज़ उठाने गए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप इसको ऐसे मार कैसे सकते हैं, आप इसको खाना दो, आप इसको सैलरी दो, इसको सम्मानजनक ज़िंदगी दो। पर ऐसी आवाज़ उठाने के चक्कर में मान लो किसी अथॉरिटी ने बोल दिया तू कौन होता है बोलने वाला, तू बहुत बोल रहा है, या इन्होंने इस तरह की कोई आवाज़ उठाई, या कोई मान लो स्ट्रगल किया या फिर कोई आवाज़ उठाई, तो इस चक्कर में लोग कहते हैं कि लो तुमने तोड़ा है, तुमने बीच में बोला है, या तुम इस तरह से कर रहे हो, बीच में रोक टोक कर रहे हो, शासन में रोक टोक कर रहे हो, तो तुम्हें अब जेल भेज देंगे या कुछ भी पनिशमेंट दे देंगे। इस चक्कर में क्या होता था, ये इनका जो एज ए सन ड्यूटी थी, मतलब अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं कर पाते, अपने भाई का हेल्प नहीं कर पाते, अपने बेटों की मदद नहीं कर पाते थे, और अपनी वाइफ का हेल्प नहीं कर पाते, अपने वाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाते, तो एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ सन, इनको जो ड्यूटी थी, इनके जो कर्तव्य थे, वो ये पूरी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि देश की सेवा करने के चक्कर में कई बार पनिशमेंट झेलना पड़ा, जेल हुई, जिससे अपने परिवार से दूर हो गए। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री।
आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं जो हूँ बचपन में ऐसा लेके सोचा नहीं था कि मेरे को फ्रीडम चाहिए। मुझे ऐसा लगता था मैं फ्री ही हूँ, मेरे को सारी फ्रीडम है। फ्री इन एवरी वे आई कुड नो, जब भी जैसा मुझे लगता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, में अपने खेत में जब चाहूँ तब दौड़ सकता था। अपनी मदर्स की जो हर्ट है, हर्ट मतलब झोपड़ी, छोटी सा जो झोपड़ी थी उसमें जाके आराम से जा सकता था, आसपास दौड़ सकता था, जहाँ चाहूँ वहाँ तैर सकता था। मेरे घर के पास जहाँ पे छोटी सी एक नदी बहती थी, धारा बहती थी, वहाँ पर जाके मैं आराम से तैर सकता था, अपने विलेज में कहीं भी दौड़ सकता था। ठीक है। खुले आसमान के नीचे मैं क्या कर सकता था, खाना बना सकता था। राइड बोट बेकर स्लो मूविंग, और जो बुल्स होती थी उनके ऊपर बैठ सकता था। तो ये फ्रीडम लगती थी मुझे, तो मुझे लगता था सब फ्रीडम जैसा मैं जीना चाहता हूँ वैसे तो है ही से। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, मैं जो ट्राइब के जो कस्टम्स थे, रूल्स थे, उन रूल्स को मैं फॉलो करता था, अपने मम्मी पापा की बात मानता था, तो तब तो सब ठीक था। I was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. लेकिन कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं जो बॉयहुड फ्रीडम था, मैं जो बचपन में जो आज़ादी थी, वो क्या थी, एक इल्यूजन थी। इल्यूजन मतलब भ्रम। लगता है कि जो असली है पर असली होता नहीं, उसे बोलते भ्रम, इल्यूजन। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं जवान हुआ तब मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो मुझसे कहीं साल पहले ही छीन ली गई थी। कैसे? देट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, मुझे उस आज़ादी की भूख पैदा होने लगी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं जवान था तब मुझे फ्रीडम जो थी, आज़ादी जो चाहिए थी, वो सिर्फ मेरे लिए चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और किस तरह की फ्रीडम, छोटी छोटी, मतलब जो परमानेंट नहीं होती, ज़्यादा टाइम तक रहते नहीं है, उसी छोटी छोटी फ्रीडम। कैसे? कि मैं आराम से घर के बाहर रह सकूँ, जो चाहे पढ़ सकूँ, जहाँ चाहे वहाँ जा सकूँ। लेटर एज अ यंग मैन इन योन्सबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम, लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं योन्सबर्ग चला गया, तब मुझे इच्छा जागृत हो, मतलब मैं तड़पने लगा, व्याकुल होने लगा। यर्न मतलब व्याकुल होना, किसी चीज़ को चाहने की इतनी इच्छा कि आपको मिल नहीं पा रही, तो आप उसके लिए जो तड़पते हो उसे बोलते हैं यर्निंग फॉर द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम। तो मैं उन चीज़ों के लिए तड़पने लगा। किन चीज़ों के लिए? कि जो मुझे सम्मानजनक आज़ादी मिले, बेसिक फ्रीडम मिले, मैं उनके लिए भी तड़पने लगा। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई की, मैं अपना पोटेंशियल, मैं अपनी क्षमता अचीव सकूँ, अपना अर्निंग कर सकूँ, मेरिंग एंड हैविंग फैमिली की, मैं मैरिज कर सकूँ, जिससे चाहूँ उससे फैमिली बना सकूँ। पर मैं इन सब चीज़ों से क्या होने लगा, ऑब्स्ट्रक्ट होने लगा, उनसे मुझे दूर कर दिया गया। बट वेन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मैं ही अकेला ऐसा नहीं हूँ जिसके साथ ये सब भेदभाव हो रहा है, बट मैं जो भाई बहन थे उनके साथ भी यही हो रहा था। भाई बहन से मतलब इसके लोगों से बात है कि इनके तरह ही जो लोग थे उनके साथ भी इसी तरह से अत्याचार हो रहे थे। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लाइक आई डिड, मुझे पता चला कि सिर्फ मेरी फ्रीडम को रोका नहीं गया, कर्टेल मतलब कम किया जाना, मेरी फ्रीडम को कम नहीं किया गया, बल्कि मैं जैसे जितने भी दिखने वाले लोग थे उन सभी की फ्रीडम छीन ली गई थी। That is when I joined African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became greater hunger for the freedom. और इसी को रियलाइजेशन के बाद धीरे से मैं बड़ा हुआ और मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी। हमारी पार्टी क्या नाम है इसका, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इसी तरह से मेरी जो भूख है वो बढ़ती गई फ्रीडम के लिए, और ये फ्रीडम के लिए जो हंगर है ये बढ़ती ही गई धीरे धीरे। इट वॉज दिस डिज़ायर ऑफ फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, और ये जो फ्रीडम की हंगर थी वो किस तरह से बढ़ती गई कि मेरे को, मेरे लोगों को फ्रीडम मिले। काय की फ्रीडम? कि वो अपनी जो लाइफ है वो सम्मान के साथ जी सके, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट हो। इसी से इनकी पूरी लाइफ डायरेक्ट टू एनिमेटेड माई लाइफ, मतलब इनकी लाइफ का गोल ही वही बन चुका था। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन यंग मैन इनटू बोल्ड वन, और इसी लक्ष्य ने, इसी गोल ने एक फ्राइटन यंग मैन, मतलब खुद की बात करें कि एक डरा सहमा सा लड़का को क्या बना दिया, एक बहुत ही बहादुर इंसान बना दिया। डेट ड्रॉ अ लॉ बाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, यहाँ पर खुद के बारे में बोल रहे हैं कि पहले क्या थे, लॉ बाइडिंग मतलब जैसा कानून बोलता था उसे चुपचाप मान लेते, पर अभी क्रिमिनल बन चुके। क्रिमिनल मतलब इन सेंस लॉ तोड़ने वाला। मान लो इन्होंने आवाज़ उठाई कि काले लोगों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इन्होंने धरना दे दिया कहीं पर, तो धरना दे दिया, पुलिस उठा के ले गई। मान लो लो था कि आप कहीं धरना नहीं दे सकते, चाहे शांतिपूर्वक हो या नहीं हो। इन्होंने जाके बैठ गए कहीं जगह, बैठ के बोले कि नहीं ये रूल वापस लो, तो इन्होंने तो रूल तोड़ दिया क्योंकि इनको मना किया गया था भैया आपको नहीं बैठना है। तो इस तरह से क्या बोल रहे हैं कि मुझे जेल में डाल दिया, और जेल में कौन डालते, क्रिमिनल। भले इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी कानून की नज़र में क्या बन गए, क्रिमिनल। क्यों? क्योंकि बस ये खुद के हक के लिए, लोगों के हक के लिए लड़ते रहे।
दैट टर्न फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू मैन विदाउट अ होम। और इस तरह से एक इंसान जो कि अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है, अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है, वो क्या बन गया? विदाउट होम, उसको अपने घर से दूर कर दिया गया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लिविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक। और इस तरह से जो ज़िंदगी से प्यार करने वाला इंसान था उसको एक साधु सन्यासी बना दिया गया। सन्यासी कौन होते? मोंक कौन होते? जो सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों में या साधना करने के लिए चले जाते। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइस देन द नेक्स्ट मैन। और ये बता रहे हैं कि मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ, मैं उससे भी ज़्यादा महान इंसान नहीं हूँ जो मेरे साथ स्ट्रगल कर रहा है। मैं भी उसी की तरह हूँ, जो वो स्ट्रगल कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ, जो वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा है मैं भी उस तरह से लड़ रहा हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। पर धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं जो जनरल छोटी छोटी फ्रीडम थी वो भी इंजॉय नहीं कर पाता था। आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। और इस तरह से मुझे पता चला कि मेरी तरह ही ऐसे और भी लोग हैं जिनको बहुत सारी फ्रीडम नहीं मिली है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द चेंस ऑन एनी वन ऑन माई पीपल वर द चेंस ऑन ऑल ऑफ देम, द चेंस ऑन ऑल माई पीपल वर चेंस ऑन मी। इस तरह से किसी भी मेरे जैसे दिखने वाले लोगों के ऊपर अगर कोई चेन है, मतलब कोई बाउंडेशन है, गुलाम बनाया गया है, तो सारे लोगों को जो उसके जैसे दिखते हैं उन सभी के ऊपर है। जिस तरह से मेरे ऊपर कोई मेरी आज़ादी छीन ली गई है, तो उन सबकी आज़ादी भी छीन ली गई है जो मेरे जैसे दिखते हैं। वैसे ही अगर मेरे जैसा कोई दिखता है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसके साथ कुछ अत्याचार हो रहा है, उसकी फ्रीडम छीन ली गई है, उसके ऊपर चेन्स है, जंजीरें हैं, तो चेन्स क्या है? मेरे ऊपर भी है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। बहुत अच्छी लाइन बोली है कि मैं जानता हूँ कि जिस तरह से एक ओप्रेसर मतलब जो यातनाएं देने वाला इंसान होता है, जो गुलामी करवाता है, जो दूसरे लोगों को गुलामी करवाता है, उसके साथ यातना करता है, उसी को भी आज़ादी की ज़रूरत होती है जिस तरह से जो गुलाम है। मतलब गुलामी करवाने वाला भी को भी आज़ादी की ज़रूरत है और गुलाम को भी आज़ादी की ज़रूरत है। क्यों? अ मैन हु टेक्स अवे अनदर फ्रीडम इज जस्ट प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। क्यों? क्योंकि जो किसी और की आज़ादी छीनता है वो भी क्या है? गुलाम है। किसका? हेट्रेड का, नफरत का। ही लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस नैरो माइंडेडनेस। क्यों? क्योंकि वो कैदी है, खुद भी कैदी है प्रीजुडिस का। मान लो कोई इंसान किसी और इंसान के साथ बुरा कर रहा है, ए इंसान बी इंसान के साथ कुछ बुरा कर रहा है, तो ए इंसान भी कहीं ना कहीं हेट्रेड का शिकार है, प्रीजुडिस का शिकार है, नैरो माइंडेड। प्रीजुडिस क्या होता है? पहले से ही किसके बारे में गलत सोचना। आप किसी इंसान को जानते नहीं हो, किसी धर्म के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो, लेकिन उसके बारे में पहले से बुरा सोच लेना, आ रही है तो ऐसा ही होता है। किसी इंसान को आपने जाना नहीं लेकिन नाम सुन के आप उससे हेट करने लग गए। किसी इंसान को आपने जाना नहीं लेकिन उसका स्टेट या उसका देश सुनकर आप उससे हेट करने लगे बिना उसके बारे में जाने। हो सकता है वो बहुत अच्छा इंसान हो लेकिन आपने उसके बारे में पहले से ही गलत गलत सोच लिया। ये होता है प्रेजुडिस। नैरो माइंडेड से मतलब छोटी सोच। तो वो जो इंसान है, ए इंसान, जो किसी बी के साथ गलत कर रहा है, तो ए इंसान जो है ये नैरो माइंडेडनेस, छोटी सोच का शिकार है, प्रीजुडिस का शिकार है, हेट्रेड का शिकार है। ये इन सब चीज़ों का गुलाम ये खुद भी है, इसीलिए किसी और को गुलाम बना रहा है। इसीलिए मंडेला कहते हैं कि इन दोनों को आज़ादी की ज़रूरत है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं खुद आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। इसी तरह से जिस तरह से मैं भी फ्री नहीं हूँ। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेशन आर लाइक रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। इसी तरह से जो गुलाम है और जो गुलामी करवा रहा है, दोनों ही क्या है? इंसानियत से वंचित है। दोनों के अंदर ही इंसानियत नहीं बची, क्योंकि गुलामी जो करवा रहा है उसके अंदर तो इंसानियत है ही नहीं, और जो गुलाम है उसको इंसान होने जैसे बहुत सारे काम दिए ही नहीं गए, आज़ादी दी ही नहीं गई इंसानियत भरी। इसी तरह से एक तो बहुत अच्छी बात के साथ ये अपना चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस चैप्टर से, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें मंडेला ने कही हैं। उम्मीद है आप सभी इन चीज़ों को समझेंगे, एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि सबसे अच्छा जो धर्म होता है वो क्या होता है? ह्यूमैनिटी, इंसानियत ही सबसे बेस्ट है। आप किसी के साथ गलत ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी के दर्द में खुश ना हो, क्योंकि वो जब सेम चीज़ आपके साथ होगी तो हो सकता है आपको अच्छे ना लगे। तो अपने को हेट्रेड से ऊपर उठना है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है, किसी और की आज़ादी नहीं छीननी है। आप खुद इंजॉयमेंट चाहते हो लाइफ में, आजकल ये बहुत हो गया कि इंजॉय भरी लाइफ छीनो, इंजॉय भरी लाइफ जियो। लेकिन इंजॉय करने के चक्कर का मतलब ये नहीं होता, इंजॉय भरी लाइफ जीने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी और का इंजॉयमेंट छीन लो। कि आप किसी और के साथ गलत करके अगर आपको इंजॉयमेंट मिल रहा है
तो आपके अंदर इनसे इंसानियत जा चुकी है और कहीं ना कहीं किसी और के साथ साथ आपको भी तकलीफ देती है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।